हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जीएनवीएसटी क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आया हूँ। इससे पहले एक मॉडल पेपर हमने पहले अपलोड कर रखा है और उसमें दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसमें दोस्तों मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसमें मैंने एक टारगेट रखा था आपके लिए 500 लैक्स का, कि जैसे आप 500 लैक्स कंप्लीट करवा दोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आऊंगा। और आपने दोस्तों इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने दोस्तों साबित कर दिया कि आपके सामने कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। और इसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों आपको जो नवोदय का एग्जाम है वो भी दोस्तों क्रैक करना है, वो भी फोड़ कर आना है। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट वाला मॉडल टेस्ट पेपर था दोस्तों, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो दोस्तों सेम टू सेम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अदरवाइज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ही, तो उससे दोस्तों और ज़्यादा मैंने इसको मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों इसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसको समझना है और आंसर देना है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना। और दोस्तों सबसे पहले काम आपको क्या करना है, एक शीट निकाल लीजिए, उस पर दोस्तों 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊं, मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर लिखना है उस पर, जैसे फर्स्ट का ABCD जो भी होगा। और जब मैं आपको सही आंसर बताऊंगा तो आपको चेक करना है वो सही है या गलत है। और लास्ट में दोस्तों आपको स्कोर जरूर बताना है कि 100 में से आपका कितना स्कोर बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने, जो कि सोशल साइंस का सेक्शन है। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए। उम्मीद है पिछली वीडियो की तरह दोस्तों इस पर भी आप अपना प्यार दिखाओगे। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों नवोदय विद्यालय, CHS सैनिक स्कूल, इनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम दोस्तों नई वीडियो आपके लिए कोई लेकर आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इन एन SHG यानी सेल्फ हेल्पिंग जो ग्रुप होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। जो स्वयं सहायता समूह है उनमें बचत और ऋण से संबंधित अधिकतर निर्णय है वो लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं आपको बताना है। बैंक के द्वारा, या जो उस ग्रुप के सदस्य मेंबर होते हैं उनके द्वारा, ये कोई गैर सरकारी संस्था होती है, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन NGO उनके द्वारा, या इन सभी के द्वारा दोस्तों निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों जो स्वयं सहायता समूह है उसमें सरकार का कोई यहाँ पे ज़्यादा कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ का, है ना। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में इसमें जो भी डिसीजन लेने होते हैं, तो जो इस ग्रुप के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द ओड वन आउट। निम्न में से असंगत की पहचान करें। असंगत इसमें बताना है, तो जल्दी से सभी बच्चे बताइए असंगत इसमें से कौन सा है। पहला टीचर यानी शिक्षक, दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है यहाँ पे सब्जी विक्रेता वेजिटेबल वेंडर, और चौथा दोस्तों वकील। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो सबसे अलग है वो है दोस्तों सी वाला, यानी कि वेजिटेबल वेंडर, सब्जी विक्रेता अलग है, क्योंकि ये दोस्तों प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और बाकी सभी दोस्तों सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो सब्जी विक्रेता है वो भी वैसे तो एक सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट सेक्टर के अंदर आता है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया के अंदर आ जाता है। तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। यानी किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को GDP कहते हैं। तो GDP किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए इसका भी सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको पता है GDP क्या होता है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो GDP होता है वो सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसके कुल योगफल को GDP कहते हैं।
ओनली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ गुड और सर्विस लिखा है, दूसरे में दोस्तों इंटरमीडिएट गुड सर्विस लिखा है, तीसरे में इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीन दोनों लिखा है। लेकिन सिर्फ दोस्तों फाइनल गुड्स एंड सर्विस होगी जो है ना, उनके मूल्य के कुल योगफल को ही जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो सेम टू सेम भी दोस्तों क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और हल्का फुल्का दोस्तों इनकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए 4 फैमिलियाँ किसी देश में, 4 परिवार हैं किसी देश में, उनकी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है दोस्तों, 5,000 रुपये है। यानी कि प्रति व्यक्ति जो औसत आय कितने उनकी 5,000 रुपये है। अगर उनमें से 3 फैमिली की इनकम कितनी है, 4,000, 7,000, 3,000, पहले की 4,000, दूसरे के साथ तीसरी फैमिली की 3,000 रुपये क्या है यहाँ पे आय है, तो चौथे परिवार की आय आपको बतानी है। तो दोस्तों इसको मैथ का भी क्वेश्चन आप मान सकते हो, एवरेज का। फर्स्ट फैमिली की दोस्तों इनकम है 4,000, सेकंड की 7, और यहाँ पे थर्ड की कितने दोस्तों, यहाँ पे 3,000 है। फोर्थ की हमें नहीं पता है, तो फोर्थ की हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। जब इन सब का दोस्तों एवरेज निकालोगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी को पहले ऐड करो, फिर दोस्तों टोटल यानी कि 4 के साथ डिवाइड करो और एवरेज आ जाएगा। एवरेज यहाँ पे कितना दिया है, 5,000। कितना दिया है, 5,000। अब इस 4 को जब हम उस साइड ले जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 चौके कितना बनेगा, 20,000। 20,000 बन गया। यानी इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 20,000। इन सभी के परिवारों की जो आय है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो 20,000 आपके पास आना चाहिए। अब इनको जोड़ते हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी 11 और 3 होते हैं 14। तो 14,000 तो इन तीनों की बनी, और चौथे परिवार की जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, टोटल 20,000 बनेगा। कितना बनेगा, टोटल 20,000। अब 14,000 में कितना जोड़े कि 20,000 बने, 6,000 जोड़ना पड़ेगा। तो 6,000 जोड़ेंगे तभी 20,000 बनेगी। तो चौथे परिवार की आय आपकी कितनी आ जाएगी, डी, यानी कि 6,000 आ जाएगी। तो एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन। यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है उससे कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता होगा जो HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन है उससे कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, बाकी सभी जुड़े हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील ऑफ फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। यानी कौन सी जो एजेंसी है वो क्या करती है, मार्केट करती है स्टील को पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। पहला हेल, फिर सेल, फिर टाटा स्टील, फिर है दोस्तों MNCC। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सी कंपनी है, सेल, SAIL। सेल जो कंपनी है वो क्या करती है, वो स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटा ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स। यानी निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो किस चट्टान के स्तरों में दोस्तों खनिजों का निक्षेपण होता है, डिपोजिटेड होती है, और उनका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है ना, संचयन होता है, वो आपको बताना है। पहला है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछटी चट्टानें, दूसरा दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, तीसरा इग्नेशियस यानी कि कायांतरित चट्टानें, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा खनिजों का निक्षेपण और संचयन किस में होता है, कायांतरित चट्टानों में होता है। तो इग्नियस रॉक्स ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स इज मेड बाय गवर्नमेंट टू हेल्प द क्रॉप्स। जो दोस्तों आपको पता होगा सरकार क्या करती है, उसने फसलों को सहायता देने के लिए घोषणा की हुई है। तो वो कौन सी घोषणा है वो आपको बतानी है। कौन सी घोषणा करती है सरकार फसलों को सहायता देने के लिए। पहले दोस्तों MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बोलते हैं अधिकतम सहायता मूल्य, या फिर MSP यानी कि यहाँ पे मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, या फिर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम सहायता मूल्य, या ESP यानी कि इफेक्टिव सपोर्ट प्राइस यानी कि प्रभावी सहायता मूल्य। तो आपको सबको पता होगा MSP होता है, लेकिन MSP में कौन सा MSP होगा, कौन सी फुल फॉर्म होगी, वो दोस्तों होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है उसके फेवर में कौन सा आर्गूमेंट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे जितने भी कथन दिए हुए हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में, कौन सा तर्क यहाँ पे उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जो तर्क है वो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, वो आपको बताना है।
पहला दोस्तों, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या करती है, उन क्षेत्रों में जल लेकर आती है जहाँ पे जल की कमी होती है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, इसके फेवर में है, पक्ष में है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प इन टू कंट्रोल फ्लड्स, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे दोनों सही हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू ए लार्ज स्केल्स डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनसे बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये बात दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि जो मल्टीपर्पज़ जो परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे एक लार्ज स्केल पे दोस्तों क्या नहीं होता, विस्थापन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और ना ही दोस्तों आजीविका खत्म होती है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा देखो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये वाली सही है। तो थर्ड वाला दोस्तों पक्ष में नहीं है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। जो वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा एंड फोना है उसका डिप्लीशन हो चुका है, यानी कि उनका दोस्तों क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो उसका कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कृषि का प्रसार हो रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से उनका मतलब क्या हुआ, ह्रास हुआ है। ये फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं चल रही है उनके कारण उनका ह्रास हो रहा है। ये फिर ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने के लिए। ये फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है और शहरीकरण, तो ये उसका कारण है, किसका, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का। तो कौन सा दोस्तों इनमें से सही कारण है वो आपको बताना है। दोस्तों इनमें से जो सही कारण है वो है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, जो ग्रेजिंग हो रही है, फ्यूल वुड कलेक्ट करते हैं, इससे दोस्तों वनस्पति जात और प्राणी जात का क्या है, यहाँ पे ह्रास हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी लाते हैं तो लकड़ी भी तो पेड़ पौधे ही होते हैं, ठीक है ना, तो इससे दोस्तों इन दोनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो चुके हैं, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट को जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी नोट बी पुट, यानी ज्वारीय ऊर्जा है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे देखो, पहला है रिप्लेनिशेबल यानी कि पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा है ह्यूमन मेड यानी मानवकृत, तीसरा है एबायोटिक अजैव, चौथा है नॉन रिसाइकेबल यानी कि अचक्रीय। दोस्तों जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है वो आपको बताना है, और आपको पता होगा दोस्तों जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो तो दोस्तों कैसी होती है, रिप्लेनिशेबल होती है, पुनः पूर्ति योग्य होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फ्लोइंग इज ओड वन आउट, डेमोक्रेसी नीड टू एंश्योर डैश, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो उसे आपको पहचानना है। यहाँ पे दोस्तों 4 पॉइंट लिखे हैं, इनमें से कोई एक चीज़ है दोस्तों, वो क्या है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी चीज़ें सही हैं लेकिन एक इनमें से गलत है, अलग है, वो आपको बतानी है कौन सी है। सबसे पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे इसके पक्ष में है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये भी यहाँ पे सही है। उसके बाद मेजोरिटी रूल यानी बहुसंख्यकों का शासन, तो ये दोस्तों क्या है, इसके अनुरूप नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो सी वाली दोस्तों इसके अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला है दोस्तों कांशीराम, दूसरा साहू महाराज, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा ज्योतिबा फुले। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको पता होगा, कांशीराम जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। सबसे पहला है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये क्या करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो भेदभाव की मनाही की जाती है, तो यहाँ पे सही है, गलत हमें बताना है। इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम
टू प्रोफेस एनी रिलीजन, यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो ये भी सही है, यहाँ पे सेकंड रह चुका है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, यानी एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया जाता, सभी धर्मों का यहाँ पे सत्कार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को दोस्तों अपना सकता है, ठीक है ना। तो दूसरे वाला दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर्थ पढ़ते हैं, इट गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो किसी भी धार्मिक जो समुदाय है उसमें सभी नागरिकों को बराबरी का दोस्तों अधिकार दिया, यह यहाँ पे सही है, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ी कहीं कहीं मिस्टेक है। तो दोस्तों सेकंड वाला दोस्तों यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग गलत है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, वो कौन सी है वो आपको बताना है। पहला, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स द सम पावर्स टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी जो राष्ट्रीय सरकार है वो अपने कुछ अधिकार है प्रांतीय सरकार को दे देती है। तो आपको बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी विशिष्टता, कौन सा यहाँ पे फीचर है, कौन सी विशिष्टता है इनमें से। पहला क्या लिखा है कि राष्ट्रीय सरकार क्या करती है, अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को दे देती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो अधिकार है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। तो अभी उसके आगे देखते हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, यानी निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो संघीय सरकार में क्या होता है, जो सरकार की शक्ति है वो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। तो विभिन्न स्तरों के बीच बटती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है ना। सबसे डी वाला जो सबसे लास्ट वाला वो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। तो ये दो स्टेटमेंट आप देख सकते हो। पहली स्टेटमेंट है पावर शेयरिंग क्या है, गुड है डेमोक्रेसी के लिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए दोस्तों क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, सही रहता है। उसके बाद इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ये भी बात यहाँ पे सही है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यानी कि बोथ 1 और 2 आर ट्रू, दोनों सही है। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हु कंपोज्ड गुलामगिरी, गुलामगिरी की रचना किसने की, पेरियार ने, ज्योतिबा फुले ने, अंबेडकर जी ने, या फिर राजा राममोहन राय ने। तो दोस्तों गुलामगिरी की रचना किसने की थी आपको पता होगा, डायरेक्ट यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वाज गुमास्ता, गुमास्ता कौन थे, गुमास्ता कौन थे दोस्तों, कॉटन फार्मर्स फॉर द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के लिए कपास पैदा करने वाले किसान थे, या फिर कॉटन वीवर्स यानी सूती कपड़ा जो बुनने वाले बुनकर थे, या फिर पेड वर्कर्स सुपरवाइजिंग वीवर्स यानी बुनकरों पर निगरानी रखने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा गुमास्ता कौन था, आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। गुमास्ता कौन थे, वो बुनकरों पर निगरानी रखने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे, यानी ऐसे पेड वर्कर्स थे जो कि वीवर्स को सुपरवाइज करते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज कॉल्ड द ट्विन चाइल्ड ऑफ ब्रेटन वुड्स, किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, IMF को, या फिर वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक को, या G77 को, या ए और बी दोनों को यानी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को। तो दोस्तों ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान दोनों को कहा जाता है, किस किस को, IMF को भी और वर्ल्ड बैंक को भी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा है आपको बताना है। तो 1924 में आया, 1926, 1928 या 1929। दोस्तों जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था आपको पता होगा, वो आया था 1928 में, 1928 में आया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस के हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो जल्दी से सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों 20 में से आपके कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही है इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। और याद रखना जब आपका एग्जाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन करके आने, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो 20 में से ज़्यादातर क्वेश्चन के सही यहाँ पे मतलब कि अच्छा स्कोर रहा है। और एक काम और आप
जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। अब हम साइंस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से एक बार और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जो बाद में जुड़े हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत से दोस्तों आपके लिए मैंने जो मॉडल पेपर डिज़ाइन किया है, 2-3 रात तो दोस्तों मैं सोया ही नहीं, क्योंकि आपको वादा किया हुआ था कि आपके लिए सेकंड मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो उसकी वजह से दिन रात लगा हुआ था इसको बनाने में, क्वेश्चन को ढूंढने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टाइप करने में, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है मिस्टेक, तो मतलब बहुत टाइम लगता है। फिर भी कहीं ना कहीं तो हल्की फुल्की टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ठीक है ना। तो बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है, तो एक बार सभी को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो नीचे दी गई अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। Fe2O3, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो देखने से आपको पता चला दोस्तों, एल्यूमिनियम दोस्तों क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसने आयरन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन यहाँ पे अलग हो गया। तो ये दोस्तों कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कम्बिनेशन में दोस्तों आपको पता है दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों आयन से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना, दो यहाँ पे या आप ये समझ सकते हो, दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो आयन यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन में कोई एक प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा में, ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा। इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में किस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पहला एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, दूसरा एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी, तीसरा एंटासिड, चौथा एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। तो दोस्तों किसका यूज किया जाता है इंडाइजेशन यानी अपच का उपचार करने में, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, एंटासिड का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो किस में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सबसे पहला है NaCl को कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने पर, या फिर आयरन सल्फेट को सिल्वर के साथ रिएक्ट करने पर, जो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है उसको कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर। दोस्तों आपको पता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। दोस्तों सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम दोस्तों ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जो आयरन है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर दोस्तों क्या है, जो Ag आपका सिल्वर है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, इसमें आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, जो ब्यूटेनोन है वो चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। ब्यूटेनोन में दोस्तों कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्यूटेनोन, नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटेनोन, नोन जिसके पीछे भी दोस्तों ओन लगता है, ब्यूटेनोन ओन लगा है, तो ये दोस्तों कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन वाला होता है। और अगर इसके पीछे दोस्तों क्या होता है, ब्यूटेनोल होता, नोल, ब्यूटेनोल, ओल होता, क्या होता, ओल, ठीक है ना। अगर इसके पीछे ओल लगता, ओन की जगह ओन होता, तो ये दोस्तों कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल होता, ठीक है ना, एल्कोहल। अगर दोस्तों ब्यूटेनल होता, ब्यूटेनल अल लगता, ब्यूटेनल है ना, Al ब्यूटेनल लगता, फिर दोस्तों ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता, फिर क्या होता है, एल्डिहाइड होता। और अगर ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड होता, फिर इसके पीछे कौन सा, इसमें कौन सा दोस्तों फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, यानी पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह एक अभिक्रिया, ये क्रिया है जो ये किस में होती है, ये आपको बतानी है। ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है, या फिर न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पायरुवेट है उसका जब ब्रेकडाउन होता है, विखंडन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2
वाटर और एनर्जी मिलती है ना। तो एनर्जी मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस होती किस में है? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो गैप होता है, स्थान होता है उनके बीच में, उसको क्या कहते हैं? ध्रुमिका यानी डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सोन या फिर आवेग यानी इम्पल्स। दोस्तों जो दो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, द एंथर कंटेन्स। पराग कोश में क्या होते हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, पराग कोश में क्या होते हैं? सेपल्स यानी बाह्यदल, ओव्यूल्स यानी अंडाशय, पिस्टिल यानी कि अंडब, पोलल ग्रेन्स यानी कि परागकण। तो दोस्तों जल्दी से बताइए एंथर में क्या होता है? एंथर दोस्तों बहुत ही ईजी, आपको पता होगा। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेंडेलियन experiment consisted of breeding of tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup the tall parent can be depicted as। यानी दोस्तों हिंदी में आपको बताता हूँ, मेंडल ने एक प्रयोग किया। लंबे मटर के पौधे थे जिसका रंग कैसा था? बैंगनी। फूल कैसे थे उसके? बैंगनी। किसके साथ किया? बोने पौधों के साथ जिनका कलर कैसा था? सफ़ेद था। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ? जो पौधे बने उसके पुष्प तो कैसे थे? मतलब बैंगनी थे, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे थे वो कैसे थे? बोने थे। कैसे थे? बोने थे। तो इसको हम किसके साथ यहाँ पे शो करेंगे? दोस्तों जो लंबे पौधे होते हैं उनको लिखते हैं हम टी, और जो छोटे होते हैं उनको लिखते हैं हम स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे लंबे पौधे थे तो सबसे पहले तो आएगा टी, लेकिन बने कैसे? आधे से ज़्यादा बोने तो स्मॉल टी आएगा। इनका रंग कैसा था? रंग के लिए हम दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं। इनका रंग बैंगनी था, और जो बाद में बने वो भी बैंगनी था, तो वो भी डब्ल्यू आएगा। ठीक है ना। वो भी कैसे बने? बैंगनी बने। अगर उनका रंग दोस्तों चेंज हो जाता, सफ़ेद हो जाता, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिखते हैं ना। तो डोमिनेट कौन किया? बैंगनी रंग ही किया, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू आएगा। तो टी कैपिटल, फिर टी स्मॉल, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी। इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens have focal length -15 cm. The mirror and the lens are likely to be। दोस्तों कुछ एक गोलीय दर्पण है और एक पतला गोलीय लेंस है, उन दोनों की फोकस दूरियां हैं -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण और लेंस कैसे होंगे? दोनों कनकेव होंगे यानी अवतल होंगे, दोनों कन्वेक्स यानी दोनों उत्तल होंगे। मिरर तो अवतल होगा लेकिन लेंस उत्तल होगा, या फिर मिरर तो उत्तल यानी कन्वेक्स होगा और लेंस होगा कनकेव। दोस्तों आपको पता है कनकेव लेंस होता है कुछ इस टाइप से। कनकेव लेंस की दोस्तों जो कनकेव मिरर है जो इस टाइप से होता है। कनकेव मिरर की जो फोकस दूरी है नेगेटिव होती है, और कनकेव लेंस की बात करें वो इस टाइप से होता है। इसकी भी दोस्तों जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है। तो -15 सेंटीमीटर, माइनस में दोस्तों फोकस दूरी किसकी होती है? कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों की होती है, मिरर की भी और लेंस की भी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ कनकेव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों बहुत ही ईजी है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट एंड विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। यानी सामान्य दृष्टि के जो वयस्क है उनके लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों आपको पता है 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है? दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल की है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। उन दोनों को पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस वी यहाँ पे दोस्तों क्या है? सेम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। वी यहाँ पे क्या है? सेम है। अब दोस्तों इनमें जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज वाले में और पैरेलल वाले में, उसका रेशियो आपको बताना है। दोस्तों जो दो आपके पास तारे हैं, एक ये मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस भी आर है, और एक ये मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस भी आर है। एक बार तो दोस्तों इनको सीरीज में लगाया, और एक बार दोस्तों इन दोनों को किस में लगाया? पैरेलल में लगाया, आर और आर को। ठीक है ना। अब दोनों में क्या हुआ दोस्तों? वोल्टेज सेम थी। वोल्टेज क्या थी? सेम। अब वोल्टेज सेम देने से क्या होगा? अब इसने कहा है जब वोल्टेज सेम रखेंगे यहाँ पे तो हीट का रेशियो आपको बताना है। अब दोस्तों आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है? V²/RT है ना। V²/RT होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर वोल्टेज सेम है तो हीट है दोस्तों वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हीट किसके प्रोपोर्शनल है? आर के इन्वर्सली। ठीक है ना। यानी कि हीट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आर के। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आर का यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा उसका उल्टा कर दो, वो हीट हो जाएगा।
अब श्रेणी क्रम में इनको लगाते हैं सबसे पहले, है ना। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो सीधी बात है आर और आर, टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी 2R बन जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको लगाएंगे पार्श्व में यानी पैरेलल में, ये आर है ये आर है ना, तो रिजल्टेंट कितनी बनेगी डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ R/2 बनेगी, क्योंकि 1/R + 1/R करेंगे 2/R, उल्टा करेंगे तो R/2 हो जाएगी। अब ये 2R है ये R/2 है, इनका रेशियो करो, रेशियो करेंगे दोस्तों आर के साथ आर कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/1 आ जाएगा, क्योंकि R/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा 4/1 आएगा, तो 4/1 यानी कि 4:1, तो 4:1 आया रेजिस्टेंस का, किसका रेशियो आया रेजिस्टेंस का रेशियो। हमें निकालना है हीट का, जबकि हीट क्या होती है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 4:1 का हो जाएगा 1:4, 1:4 उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1:4 यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको पता होगा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जल्दी से समझाया, बिल्कुल डीप में नहीं गया हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन करने हैं। तो 1:4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, उसको दोस्तों प्रोजेक्ट किया गया किस डायरेक्शन में, वेस्ट यानी इस साइड प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना। और उसमें फोर्स लग रही है किस साइड, अच्छा डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ वो क्या हो गया दोस्तों डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। ऊपर की तरफ वो क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। एक दोस्तों कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पश्चिम की तरफ, है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उस पर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो जा रहा था, तो उस पर फोर्स लगी किसकी तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। दोस्तों आपको पता होगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जब आप दोस्तों अपने फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और जो आपका थंब है उसको स्ट्रेच करोगे परपेंडिकुलरली, है ना, तो उससे क्या होता है, जो थंब आपको क्या दिखाता है दोस्तों फोर्स दिखाता है ना। फर्स्ट फिंगर से दोस्तों करंट की डायरेक्शन पता चलती है, और जो ये आपकी मिडिल फिंगर होती है इससे दोस्तों किसकी डायरेक्शन पता चलती है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्स दिया है आपको किस साइड है, ऊपर की तरफ है, ये बात सही है। यहाँ पे फोर्स कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। उसके अलावा दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है दोस्तों वेस्ट की तरफ, लेकिन आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो करता है, जिस साइड नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पॉजिटिव में फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ हो जाएगी, ईस्ट की तरफ। अब सभी बच्चे एक बार क्या करें, अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको दोस्तों नॉर्थ की तरफ करें अपनी फर्स्ट फिंगर, नॉर्थ की तरफ करें अपनी फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना। तो कर दी होगी सबने नॉर्थ की तरफ दोस्तों, आपने क्या किया अपनी फर्स्ट फिंगर की। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ईस्ट की सॉरी नॉर्थ की तरफ तो फोर्स लगी है, नॉर्थ की तरफ आपको करना है थंब, ठीक है ना। नॉर्थ की तरफ आपको क्या करना है, थंब करना है, और ईस्ट की तरफ आपको करनी है दोस्तों, ईस्ट की तरफ आपको क्या करनी है, आपको करनी है दोस्तों अपनी जो फर्स्ट फिंगर है वो करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ रही है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आएगी, डाउनवर्ड आएगी, किस साइड आएगी, डाउनवर्ड आएगी, ठीक है ना, किस साइड आएगी, डाउनवर्ड आएगी। अगर आप एक बार देखोगे लेफ्ट हैंड थंब रूल एक बार यहाँ पे दोस्तों एक बार आप लगाओ, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी चुंबकीय है, चुंबक की जो डायरेक्शन आएगी वो किस साइड आ रहेगी, डाउनवर्ड आ रहेगी, नीचे आ रही होगी, है ना। एक बार क्या करो आप, ठीक है ना, देखो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको करो ईस्ट साइड, ठीक है ना, जो आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है ना, उसको करो इस साइड, क्योंकि मिडिल फिंगर से फोर्स पता चलेगी। अब जो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो किस साइड आएगी, वो डाउनवर्ड आएगी, किस साइड आएगी, डाउनवर्ड। एक बार अगर आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियो के थ्रू तो बता देता, है ना, अब ऐसे स्क्रीन पे इसको बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। तो डाउनवर्ड दोस्तों आपकी डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। दोस्तों जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम उपयोग करते हैं उनमें से ज़्यादातर क्या है, सौर ऊर्जा से निरूपित होते हैं, ठीक है ना। किससे निरूपित करते हैं हम उनको, सौर ऊर्जा से। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो कि अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, वो आपको बताना है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, या फिर पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर बायोमैस यानी कि जैव मात्रा। तो दोस्तों इनमें से अगर हम बात करें जो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय एनर्जी है, उसको दोस्तों हम क्या है, किससे ड्राइव नहीं करते, डायरेक्टली सन एनर्जी से ड्राइव नहीं करते, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा है, कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, यानी बाजार में अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कौन सा थैला ले जाओ, कपड़े का थैला ले जाओ, है ना। प्लास्टिक थैला ले जाओगे तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होता है ना, अगर उसको फेंकोगे कहीं पे वो गलता भी नहीं है। तो प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला ले जाओ, ये तो बिल्कुल सही है ना, मित्र व्यवहार है।
स्विच ऑफ द नेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, जब भी कोई काम खत्म हो जाए तो पंखे को या जो बल्ब के स्विच है बंद कर दो, ये भी बिल्कुल सही है, करना चाहिए। स्कूटर पे आपकी मम्मी जी आपको स्कूल में छोड़ना जाती है तो उसकी जगह आपको पैदल जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए, ठीक है ना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार है, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिस है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स, ये दोस्तों इंग्लिश में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, निम्न में से कौन सी जो गैस है दोस्तों वो जहरीली है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पॉइजनस गैस, कौन सी गैस दोस्तों पॉइजनस है। तो पॉइजनस गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों इनमें से जो पॉइजनस है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ही जहरीली, बहुत ही दोस्तों पॉइजनस गैस होती है, ठीक है ना। और ये पैदा कैसे होती है, जब दोस्तों कोयले को जलाया जाता है ना, किसी भी चीज़ का कंबशन इनकम्प्लीट होता है, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है और इससे दोस्तों व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, बहुत ही जहरीली होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स सिट्रिक एसिड इज फाउंड। सिट्रिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड दोस्तों नींबू हो गया है ना, और जो आपका संतरा हो गया उसमें पाया जाता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। दही, दही दोस्तों दूध से बनती है और मैंने आपको बताया था दूध से बनने वाले जो भी पदार्थ हैं उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और सिरका में दोस्तों एसिटिक एसिड होता है, कौन सा, एसिटिक एसिड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको बतानी है इन मूविंग 1 कूलम चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का दोस्तों विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बीच में 1 कूलम आपको चार्ज को क्या करना, मूव करवाना है, तो कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी, क्योंकि वी होता है क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू जाएगा क्यू इंटू वी। तो क्यू कितना है यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज है और 3 वोल्ट यहाँ पे दोस्तों विभवांतर है, तो 1 3 या 3, तो 3 जूल यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कनकेव मिरर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर पे दोस्तों एक क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, और उसकी कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, रियल इमेज बनता है। रियल बनेगी तो इसी साइड बनेगी और नीचे बनेगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि रियल इमेज उल्टी बनती है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजीशन बतानी है किस पोजीशन पे बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो यू की वैल्यू आपको कितनी दी है, -10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन कितनी दी है, डबल बनेगी ना, दुगनी बनेगी, लिखा है यहाँ पे डबल बनेगी इमेज, तो मैग्नीफिकेशन होगी -2। अब -2 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो -2m हो जाएगा। अब आपको निकालना है v, क्या निकालना है v, और आपको पता है जो मिरर फॉर्मूला के लिए, मतलब मिरर में दोस्तों m का फॉर्मूला होता है -v/u, तो अगर v निकालोगे ये हो जाएगा -m/u। अब दोस्तों m और u की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये -1 और पहले है तो -20 आ जाएगा, कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, फूड इनटेक इन अमीबा इज कैरिड आउट बाय। अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाओं के हेल्प से, सिलिया या फिर फ्लैजिला या फिर शूडोपोडिया यानी कि कूटपाद की सहायता से। तो दोस्तों अमीबा है जो कूटपाद यानी शूडोपोडिया की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पीड है जो लाइट की वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, कितनी होगी। दोस्तों वैक्यूम में अगर बात करें, निर्वात में या एयर में, जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना सघन डेंसर मीडियम होगा, उतनी स्पीड क्या हो जाती है, लाइट की कम हो जाती है। अब इसका दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड होती है जो वो क्या हो दोस्तों, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो स्पीड हो जाएगी × 3/4, उल्टा हो जाएगी, तो 3 3 जा 9, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 9/4 करोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 4 5 जा 20, तो 2.25 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपका भी यही आंसर आया होगा। तो दोस्तों साइंस के भी हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक बार जल्दी से सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके साइंस में जो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, फिर हम दोस्तों इंग्लिश का मैथ का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं।
तो जल्दी से एक बार बताइए। और अभी भी दोस्तों जो बच्चे नहीं आए हैं तो उन्हें भी लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है ना। जो बच्चे नए आए हैं बाद में जुड़े हैं, ठीक है ना, वो बाकी को भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब हम करने वाले हैं दोस्तों मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट। तो मैथ का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, इनका एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले भी मैंने बताया था, किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दो संख्याओं के किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। एक संख्या 306 है, एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या कितनी है 657, इसका निकालना है एलसीएम। एचसीएफ कितना है 9, तो एलसीएम इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दो, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 306 की और 73 की गुणा कर दो, कितना आएगा 3 छिक्के 18, 3 तिया 9, फिर उसके बाद 7 छिक्के 42 और 7 तिया 21, तो यहाँ पे आएगा 8 3 9 और 4 13 2 2 2 2 3 8 2 2 3 8 2 2 3 8। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये करना है फॉर्मूला लगा के, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, तो जल्दी से बताइए दोस्तों 42 का क्या आंसर होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना, जिसके सम और प्रोडक्ट जीरोज के कितने दिए हैं 3 और 2 रेस्पेक्टिवली, यानी एक द्विघात बहुपद। एक दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है -3 और 2। तो कौन सी दोस्तों इनमें से द्विघात बहुपद होगा वो आपको बताना है। दोस्तों जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a, -b/a की वैल्यू दी है -3, नीचे 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट होता है c/a, तो c/a की वैल्यू दी है 2, इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं। अब a के यहाँ भी 1 है, a के इक्वल यहाँ भी 1 है a के सामने, तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके 1 आएगी, a की तो कितनी आएगी 1 आएगी। अब यहाँ पे -b है, यहाँ पे -3 है, तो -b इक्वल है -3 के, तो b इक्वल हो जाएगा +3 के, तो b की इक्वल b किसकी वैल्यू आएगी +3, c की वैल्यू आएगी 2। इनको कंपेयर करने से a b c की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई। अब a b c की वैल्यू आपको चाहिए थी, और आपको पता है दोस्तों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 है तो x² सिंपल, b की वैल्यू 3 है तो 3x, तो c की वैल्यू 2 है तो 2 आएगा यहाँ पे, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों, यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, एक तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों से जो लाइन बनेगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों चेक करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये 9 है, ये 18 है, तो 9/18 का कितना आएगा 1/2, ये 3 है, ये 6 है, 3/6 का रेशियो 3 2 6 1/2, ये 12 है, ये 14 है, तो 12 2 यहाँ पे 24, तो सभी इक्वल आ गए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सभी इक्वल हैं। सभी इक्वल का जिसमें होते हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, तो कोइंसिडेंट हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज आपको बतानी है। यानी जो रितु है धारा के अनुकूल दोस्तों 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अगर स्थिर जल होगा, स्टिल वाटर होगा, उसमें उसकी चाल कितनी होगी, और जो धारा है उसकी चाल कितनी होगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम मान लेते हैं कि स्थिर जल में उसकी चाल x है और धारा की चाल कितनी है y है, ठीक है ना, y किलोमीटर पर आवर और ये x किलोमीटर पर आवर। अगर वो चलेगी अनुकूल यानी कि आप यहाँ पे क्या है डाउनस्ट्रीम, अच्छा जब वो चलेगी अनुकूल डाउनस्ट्रीम तो स्पीड दोस्तों दोनों की ऐड हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब वो x प्लस वाई की स्पीड से चली यानी धारा के अनुकूल चली, तो उसने दोस्तों कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी 20, और कितने टाइम में करी 2 घंटे में। तो यानी कि स्पीड कितनी आ गई इन दोनों की मिला के 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जब वो चली धारा के प्रतिकूल तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे कम होगी, है ना, क्योंकि जो धारा चल रही है और उसके अपोजिट जा रही है वो, तो उसको अपोज भी तो करेगी, स्पीड कम होगी तो x माइनस वाई होगी, है ना। कितना टाइम लगा उसको 2 घंटे, कितने किलोमीटर 4, तो 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी धारा के प्रतिकूल। अब दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा पहले तो,
एक्स और एक्स 2x, वाई के साथ वाई कैंसिल, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 2x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x प्लस वाई अगर ये 6 है तो 6 में कितना जोड़े 10 बनेगा, 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 आएगा आंसर, 6 और 4 यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं। आप दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना ताकि सही से समझ में आ जाए। 6 दूनी 12 तो मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए और माइनस करके 1 बनना चाहिए, तो सीधी बात है 4 3 12 होता है और 4 3 करेंगे 1 भी आएगा, तो 6x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 2 ये बनेगा यहाँ पे। इसमें दोस्तों आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस क्या आ गया 2 आ गया। एक तो बनेगा दोस्तों यहाँ पे x भी कॉमन आएगा, एक तो बना 2x प्लस 1 और एक बना दोस्तों यहाँ पे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब 2x प्लस 1 से बनेगा, उधर जाके प्लस 1 माइनस होगा तो -1/2, ठीक है ना। और जो 3x माइनस 2 है, -2 उस साइड होगा +2 तो 2/3, तो -1/2 और +2/3, 2/3 प्लस का है 1/2 माइनस का है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्तों आपके सामने देखो, ए ट्री कास्ट ए शेडो। अब यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में ऊपर नीचे हो गया, तो कई बार सेव करते टाइम ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो हिंदी वाला यहाँ पे सही है। द्विघात समीकरण, क्योंकि इसको टाइप करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, सेव करते टाइम कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो द्विघात समीकरण है 2x² + kx + 3 = 0। तो k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हो। एक दोस्तों क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपके सामने दी है, k की ऐसी वैल्यू आपको निकालनी है जिससे जो उसके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac = क्या होता है 0। तो b² - 4ac 0 के इक्वल आपको रखना है। अब b की वैल्यू यहाँ पे k है तो k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है इंटू c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो 2ac क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 बनेगा, कितना बनेगा 24। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 24 लिख देता हूँ। तो k का स्क्वायर -24 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब अगर k का स्क्वायर -24 0 के इक्वल है तो k का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा दोस्तों 24 के। और k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी √24। और √24 क्या होता है 4 × 24, तो 4 का रूट तो हो गया 2 और √6 बचेगा। तो +- 2 √6 आएगा, +- 2 √6 यानी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 एपी का क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं। तो 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 अंकों की हैं। तो 2 अंकों की पहली संख्या 10 है और लास्ट संख्या 99 है। 10 दोस्तों 3 से भाग नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12। तो पहली संख्या तो आ गई 12, पहली संख्या कौन सी आ गई दोस्तों 12, ठीक है ना। लास्ट संख्या आ गई दोस्तों 99 और यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा तो फिर आएगी 15 18। तो एक एपी बन गई। ए क्या बनेगी एपी में ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ए एन लास्ट टर्म कितनी आएगी 99। आपको क्या निकालना है, कितनी संख्या होगी, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, ठीक है ना, a + n - 1 इंटू डी होता है, n - 1 इंटू डी होता है। अब a की वैल्यू भी पता है, n की निकालनी है, बाकी सबकी पता है। a n की वैल्यू कितनी 99, तो लिख दो 99, ठीक है ना, = a की वैल्यू कितनी है 12 + 3 × n - 1, 3 × n - 1। अब दोस्तों 12 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 99 में से 12 माइनस करेंगे 87 आएगा, 87 आएगा। तो 87 = क्या आ गया 3n - 3, क्योंकि मैंने ब्रैकेट खोल दी, ठीक है ना। अब ये 3n - 3 है, ये साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बनेगा 90। तो 90 = 3n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड कर दो 30 आ जाएगी, 3 3 9। तो 30 यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, एपी के जो प्रथम 14 पदों का योग है, यानी कि S14 आपको दिया है कितना 1050, S14 1050 और इसका प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 10, ठीक है ना। तो आपको 20 पदों का योग निकालना है, S20 निकालना है। तो थोड़ा जूम करके इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें जगह मिल जाए। अब दोस्तों S14 आपको दिया है, कितना दिया S14, पहले S14 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 होगा पहले तो, ठीक है ना, n/2 यानी कि 14/2 कर देते 7 आएगा। फिर दोस्तों n/2 के बाद क्या होगा 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 2a हो जाएगा 20 प्लस n - 1 डी, n - 1
डी ये आपको निकालना है। अच्छा ये आपको कितना दिया है यहाँ पे, ये आपको दिया है दोस्तों यहाँ पे 1050 दिया है, 1050। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 7 दोस्तों मल्टीप्लाई में सेट भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 5 35, 7 0 0, 150 आ गया। कितना आ गया, 150 आ गया। अब आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, अब 20 भी है यहाँ पे, क्या है 20 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब 20 को इस साइड भेज दो, यहाँ पे देखो 20 माइनस n माइनस 1d, 20 माइनस n माइनस जो 1d है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 150 आ गई। कितनी आ गई, 150 आ गई। अब आपको निकालना है 20वां पद। 20वां पद क्या होगा दोस्तों, अच्छा 20 A20 निकालना है। A20 क्या होगा, a प्लस 19d होगा, a प्लस क्या होगा 19d होगा। अब a की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 20 है। a की वैल्यू तो कितनी है, 20 है। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पे 20। तो 20 प्लस 19d आपको निकालना है। तो d की वैल्यू आपको चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, d की। अब ये n लिखा है दोस्तों, n। अब ये 14th पद था, कौन सा पद था, 14। तो n की जगह हम 14 लिखेंगे तो 13d आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 13d। तो 20 माइनस 13d हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा करता हूँ मैं, देखो दोस्तों 14 पदों का योग है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो n/2 करूँगा 7 आएगा, 2a करूँगा तो n पे 20 आएगा, n माइनस 1d। तो n माइनस 1d यानी कि 14 में से 1 माइनस करूँगा 13d, तो यहाँ पे तो प्लस था 13d आ गया, ठीक है ना। इजिकल टू कितना दिया, 1050। तो यहाँ से आएगी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले 7 के साथ डिवाइड कर दो इसको, तो कितना बचेगा 150, है ना। फिर ये 20 इस साइड माइनस कर दो, कितना बचेगा 130। फिर 10 13 के साथ डिवाइड कर दो, डी की वैल्यू आएगी दोस्तों 10। डी की वैल्यू आ गई 10। अब हमें निकालना है 20वां पद। तो a प्लस 19d, a प्लस 19d। अब डी की वैल्यू 10 है, तो 19d की कितनी हो जाएगी 190। 190 a की वैल्यू हो गई 10, तो 190 में 10 जोड़ दो, कितना आ गया 200 आ गया। अब समझ में आ गया होगा, तो 200 आएगा। अब देखो 200 ऑप्शन में है या नहीं, बिल्कुल है। ऑप्शन डी आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया दोस्तों, ए बी सी और बी डी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो पहले तो ए बी सी बनाते हैं। ये क्या है दोस्तों, ए बी सी, ठीक है ना। जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिख दो डी, और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ई। तो एक ये बन गया ट्रायंगल डी बी ई, और एक ये बन गया ए बी सी। इसने क्या कहा दोस्तों, ए बी सी का एरिया और बी डी सी का एरिया का रेशियो बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसके साइड है जो ए बी है, जो वो किसके इक्वल है, 2BD के इक्वल है ना। यानी कि साइड का अगर मैं रेशियो निकालूं, कितना आएगा 2:1 आ गया। कितना आ गया 2:1। साइड का रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। निकालना है किसका, एरिया का रेशियो, ABC और BD। तो एरिया का रेशियो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4:1 आएगा। तो 4:1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 4:1। अगर साइड का रेशियो 2:1 है, देखो हाफ है इसकी साइड, तो स्क्वायर तो दोस्तों कितना होगा 4:1 होगा। तो 4:1 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों, what will be the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of, वो भी इंटरनली 3:1 में। तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगाना है, जो रेशियो वाला मतलब कि इंटरनली जो सेगमेंट को काटने वाला फॉर्मूला है ना, वो लगाना है, विभाजित करने वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। 2 पॉइंट है 4, -3 और 8, 5। तो इनको दोस्तों एक रेखाखंड है जो अंदर से काटता है 3:1 में, तो कौन से पॉइंट पे काटेगा वो आपको बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो x1 कितना है 4 की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, प्लस फिर यहाँ पे 8 है, 8 की मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, डिवाइड में कर दो 3 और 1 4, तो 4 एकम 4, 8 तिया यहाँ पे कितना है 8 तिया 24, तो 24 और 4 28, 28/4 कितना आएगा 7, तो 4 7 28। तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया 7, यानी कि फर्स्ट दो में से कोई एक आंसर आपका होगा, ठीक है ना। फर्स्ट दो में से कोई एक आंसर आपका यहाँ पे होगा। अब सेकंड पॉइंट निकालना है, तो -3 को करो 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे 5 है, 5 को करो 3 के साथ और डिवाइड में कर दो 4, तो 3 1 जा -3, 5 3 जा 15, तो 15 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 12, तो 12/4 कितना हो गया 3, तो 4 3 12, तो सेकंड पॉइंट आ गया 3। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए दोस्तों जल्दी से इसका क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल दोस्तों बी पे है, tan A की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो आपको बताना है 2 sin A cos A की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सबसे पहले ट्रायंगल, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, C, क्योंकि B पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल दोस्तों tan A की वैल्यू दी है दोस्तों कितनी 1 दी है, तो 1 तो दोस्तों 45 डिग्री पे होती है, तो ये होगा 45। अगर ये 45 है तो बी भी 45 होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो 45 हुआ तो दोनों 45 हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर 180 बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है
टू साइन ए कोस ए की वैल्यू आपको बतानी है। ए की वैल्यू आपको पता चलेगी कितनी होती है 45, यानी साइन 45 कोस 45, तो 2 गुना साइन 45, ठीक है ना। तो साइन 45 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की भी होती है 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 होता है मतलब √2 × √2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, और 2 के साथ 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 दोस्तों आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद 52, साइन 3a की वैल्यू है कोस a - 26, 3a एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। साइन 3a है जो वो कोस a - 26 के इक्वल है। आपको पता है दोस्तों कि जो साइन थीटा है जो वो किसके इक्वल होता है, कोस 90 - थीटा के इक्वल होता है, कोस 90 - थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है साइन 3a, क्या मैं साइन 3a को कोस 90 - 3a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कोस 90 - 3a बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस थीटा साइन 90 - थीटा और साइन थीटा कोस 90 - थीटा, और इस साइड क्या है दोस्तों, कोस a - 26 डिग्री, कोस a - 26 डिग्री। अब दोस्तों कोस है, यहाँ भी कोस है, तो एंगल भी सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए दोस्तों, यानी कि 90 - 3 है जो, ठीक है ना, 90 - 3 है जो वो किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, 90 - 3 है a - 26 के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, मैं a को इस साइड ले जाता हूँ, 26 को इस साइड, तो 90 + 26 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड माइनस में है, a -3 प्लस में उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, इस साइड माइनस में उस साइड जाके प्लस में, तो 3 और मतलब ये मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4, 4 a हो गए। अब इनको जोड़ो, 9 और 2 11, ये बनेगा 116, तो 116 बराबर 4a, a की वैल्यू क्या आएगी, 116 को 4 के साथ डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 9 में 36, तो a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। तो 29 डिग्री दोस्तों a की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब 29 डिग्री वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों बहुत ही ईजी है। एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टॉप ऑफ द टावर का एक पॉइंट से ग्राउंड के, वो कितना है, जो कि पॉइंट कितनी दूर है, 30 मीटर अवे है उसके फुट से, किसके टावर के फुट से, जो कि 30 डिग्री है एंगल। यानी दोस्तों एक टावर है, ये टावर का फुट है, इस टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है, इस टावर की हाइट बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें बतानी है, परपेंडिकुलर बताना है, बेस पता है, tan 30 का फॉर्मूला लगा दो। tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो थोड़ा, tan 30 डिग्री है जो वो क्या हो जाएगा, इस टावर की जो मैंने अभी बनाया था, इस टावर की हाइट आएगी h, और जो ये वाली साइड कितनी है 30, ये वाली आ जाएगी। अब tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1/√3, कितना आएगा 1/√3। अब ये 30 डिग्री दोस्तों सॉरी 1/√3 आएगा, 3 नहीं मतलब 30 नहीं 3 होगा, ठीक है ना। अब ये जो 30 है, 30 दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसको दोस्तों हम थोड़ा क्या करेंगे, √3 कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, √3 कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसे थोड़ा सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो नीचे आएगा दोस्तों 3 के साथ इसको काटेंगे 10 आएगा, तो 10√3 ऊपर बचेगा, तो 10√3 मीटर दोस्तों इस मीनार की हाइट आ जाएगी, यानी 10√3, यानी ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ बराबर 12 है, तो PQ की आपको लंबाई बतानी है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्या सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। एक दोस्तों कोई पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले बात तो यहाँ पे पॉइंट है P, इसी सर्कल के ऊपर ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये पॉइंट O है। अब एक पॉइंट कोई क्यू है, तो P से क्यू क्या है कि टेंजेंट है, ठीक है ना। अब OP की वैल्यू है 5, OP की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, और जो ये OQ बुलाएंगे जब हम OQ, ये बनेगा हमारा 12, ये बनेगा 12, तो PQ की लंबाई आपको बतानी है, ये है 90 डिग्री। अब दोस्तों आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो 12 का स्क्वायर कर दो 144, -5 का स्क्वायर कर दो 25, तो 14 में से 5 गए 9, 9, 9, 1, 1, तो यहाँ पे आएगा 119, और रूट करेंगे √119 आ जाएगा, √119, तो √119 पी क्यू की लंबाई आ जाएगी, तो पी क्यू की लंबाई है √119, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, एक वृत्त है उसका परिमाप यानी पेरीमीटर और क्षेत्रफल यानी कि एरिया वो दोस्तों न्यूमेरिकली इक्वल है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो त्रिज्या बतानी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
जो एक सर्कल है उसका एरिया और जो उसके दोस्तों पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। पाई के साथ पाई कैंसिल, एक आर के साथ एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी बची 2। तो रेडियस पता नहीं तो उसकी कितनी होगी 2 यूनिट होगी, तो दो मात्रक है ना, ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। दोस्तों एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर दी है 22, ठीक है ना। इस वृत्त का चतुर्थांश यानी कि जो चौथा हिस्सा होगा उस चौथे हिस्से का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यानी कि पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, और चौथा हिस्सा तो डिवाइड 4 कर दो सीधा, है ना। तो ये निकालना है हमें। अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। आर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, कैसे निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी, ये 22 है, ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, और ये पाई की वैल्यू 22/7 जो उस साइड जाके 7/22 हो जाएगी। 22 के साथ 22 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब आगे देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7/2। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले 22/7 है पाई की वैल्यू, फिर 7/2 गुना 7/2 आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर, फिर बाई 4 भी है 1/4, ठीक है ना, तो 1/4 कर दो। अब 7 के साथ 7 कैंसिल दोस्तों, ठीक है ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 बनेगा। अब 11 सत्ते बन गया 77 और 2 चौके बन गया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा चतुर्थांश का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक सॉलिड है दोस्तों इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन लगा हुआ है, इस टाइप का कोई सॉलिड है। दोनों की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और हाइट है जो कोन की वो उसकी रेडियस के इक्वल है। तो यानी कि हाइट और रेडियस 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब। तो उसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शेप बना देता हूँ। देखो ये कुछ इस टाइप की शेप का दोस्तों कोई सॉलिड है, ठीक है ना। ये दोस्तों 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और जो ये अर्धगोला है इसकी वैल्यू होती है 2/पाई आर क्यूब, ठीक है ना। आर और एच की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो डायरेक्ट कितना आएगा यहाँ पे 1/3 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई। तो 1/3 पाई और 2/3 पाई बनेगा 3/3 पाई, है ना। 3 पाई/3 बनेगा, कितना बनेगा 3 पाई/3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 3 पाई/3। तो ये बनेगा 3 पाई/3, यानी कि 3 के साथ 3 कैंसिल, तो पाई आएगा। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, पाई में दिए हुए ऑप्शन। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 मैचेस, क्रिकेट मैचेस। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दी हुई है ना। पहले मैच में 2, फिर 6, फिर 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, ये विकेटें लिए 10 मैच में। इनका दोस्तों जो आंकड़े दिए इनका बहुलक यानी कि मोड निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। मोड कौन सा होता है, जो ज़्यादा बार आता है। तो ज़्यादा बार यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आया है ना, 2 विकेटें इसने 3 मैचों में लिए, ज़्यादा मैचों में 2 विकेटें लिए हैं, तो 2 आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों मोड हो जाएगा यानी कि बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ वी थ्रो ए डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अगर हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। टोटल नंबर होते हैं दोस्तों 6, और 4 से बड़े 2 नंबर है 5 और 6, यानी कि 2 बनेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल है हमारे 6। तो 2/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि कितनी होगी दोस्तों 1/6 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना। तो 1/3 ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, मेटल के स्फीयर हैं दोस्तों 3, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक की 8, एक की 10। इन तीनों को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और एक सॉलिड स्फीयर इनसे बनाया गया। तो सॉलिड स्फीयर की दोस्तों जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, वो आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 स्फीयर हैं, 1, 2, 3, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो इनकी त्रिज्या दी है, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन तीनों की जो वॉल्यूम है उनको जोड़ के फिर ये वाला बनाया गया। इन तीनों की वॉल्यूम का सम इस अकेले की वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है ना। तो तीनों की वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान के चलो पहले की रेडियस r1 है, तो क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और 1/3 यहाँ पे कितना होगा 4/3 होता है इसका। उसके बाद प्लस में दूसरे की होगी 4/3 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है ना, r2 का क्यूब सॉरी। उसके बाद तीसरे की होगी 4/3 पाई r3 का
क्यूब, इन तीनों की वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4/3 पाई, इसको हम अकेला आर मान लेते हैं, आर का क्यूब आएगा। अब जब आप इसमें से दोस्तों 4/3 पाई 4 पाई/3 कॉमन ले लो, 4/3 और पाई कॉमन ले लो, तो 4/3 पाई तो दोस्तों सभी में कॉमन आके कट जाएगा, सभी में कॉमन आके कट जाएगा। कैसे? जो 4/3 पाई है कॉमन ले लो सभी में, यहाँ पे क्या बचेगा R1 का क्यूब, फिर बचेगा R2 का क्यूब, फिर बचेगा R3 का क्यूब, और इज इक्वल टू बचा 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई तो कट गया, यानी R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब किसके इक्वल? R के क्यूब के। अब ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36, और फिर 6 6 36, 6 18 और 3 21 216। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8 8 64, 8 चौके 32, ठीक है ना, और 8 6 48, फिर यह 512 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1000। इन सबको जोड़ दो, 1000 में 512 जोड़ेंगे 1512, 1512 में जोड़ेंगे 216, तो 1728, तो 1728 बना। अब ये 1728 तो किसका क्यूब है? 12 का क्यूब होता है। तो जो 1728 बना ये आर का क्यूब है, और आर का क्यूब और होता है किसका क्यूब है? 1728, 12 का, यानी आपके पास आर का क्यूब की वैल्यू आई 1728, जो कि 12 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो मैथ के भी दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है मैथ के, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी बच्चे बताइए। अब करते हैं दोस्तों स्टार्ट इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पैसेज है, तो पैसेज दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो थोड़ा सा वैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ, सोशल मीडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, कि सोशल मीडिया के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या उससे फ़ायदा हो रहा है ना। कुछ फ़ायदा भी है और कुछ लोग टाइम ख़राब कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी सोशल मीडिया के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सकती है, ठीक है ना, अकेलापन हो जाता है। तो बहुत सारे इसमें मतलब कि उसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। अब इसने क्या कहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा है सोशल मीडिया का, ना सॉरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है। इससे मेंटल हेल्थ इंक्रीज़ होती है। पहली बात तो मेंटल हेल्थ इंक्रीज़ नहीं होती, और दूसरी बात इसने इंक्रीज़ कहा है तो मेंटल हेल्थ इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है ना। और अगर मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ लिखा है नुकसान होता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। एनहांस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ सोशल इशूज़, सोशल इशूज़ की जो अवेयरनेस है वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दोस्तों सोशल मीडिया से तो कोई लिमिट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन की, तो ये भी नहीं होगा। तो एनहांस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो एनहांस हुई है, ठीक है ना, वीडियो कॉल करते हैं, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जब आप एक बार इसको पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरेक्शन यहाँ पे बड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है सोशल मीडिया का। फोस्टरिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी, फैसिलिटिंग द स्पीड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोमेटिंग ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मीडिया। अब ट्रस्ट बढ़ रहा है तो नेगेटिव हो नहीं सकता। रिड्यूसिंग एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्टिव बिहेवियर रिड्यूस हो रहा है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी कि एडिक्टिव तो ऊपर दो में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं कौन सा होगा, ठीक है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहीं पे कहीं पे इसमें लिखा है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, एक्सेसिव सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन चैलेंजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ और भी लिखे, एक बार ऑप्शन में क्या क्या था। एक तो था फैसिलिटेटिंग स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी भी दोस्तों यहाँ पे एक नेगेटिव नहीं लगता। फैसिलिटेटिंग, ठीक है ना, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि फैलती है, गलत इन्फॉर्मेशन, तो ये इसका दोस्तों क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आप यहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हो। देखिए फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउ कैन सोशल मीडिया भी एडिक्टिव, सोशल मीडिया एडिक्टिव कैसे हुआ है, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू कंटेंट। अगर लिमिटिंग होगी मतलब कि लिमिट में कंटेंट मतलब कंज्यूम करेंगे लोग, फिर तो दोस्तों एडिक्ट नहीं होंगे, है ना। उसके बाद थ्रू कॉन्स्टेंट चेकिंग ऑफ फीड्स, यानी लगातार देखते रहते हैं कि कौन सी रील हमने डाली, किस पे लाइक आए, किस पे कमेंट है, बार बार फीड्स चेक करते रहते हैं, है ना। उसके बाद एनकरेजिंग ऑफलाइन इंटरेक्शन, तो ऑफलाइन इंटरेक्शन इससे क्या हुआ है मतलब कि ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए एडिक्टिव हो गया, तो ये भी बात नहीं बनी यहाँ पे। विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग, यानी जो मेंटली वेलबींग हो गए, अच्छे हो गए हैं, इसकी प्रमोशन के साथ ये क्या है, इसका मतलब एडिक्शन हुआ है, तो ये भी दोस्तों वैसे बात नहीं बन रही। ऑप्शन से वैसे पता चल रहा है कि थ्रू कॉन्स्टेंट चेकिंग ऑफ फीड्स, यानी आपको सोशल मीडिया की लत कब लगेगी, एडिक्टिव का मतलब इसकी आदत कब पड़ेगी। आप क्या करते हो, बार बार देखते हो व्हाट्सएप पे किसकी नोटिफिकेशन आई,
फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाली, किस पे लाइक हुआ, किस पे कमेंट हुआ, ये सब चीज़ें देखते रहते हो, तो यानी कि बार बार चेक करने से आपको उसकी एडिक्ट हो जाती हो आप, उसकी आपको आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हाउ हैज सोशल मीडिया एम्पावर्ड मार्जिनाइज्ड वॉइसेस, जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेज है उसको कैसे एम्पावर किया है सोशल मीडिया ने, बाय रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बाय इंक्रीजिंग सोशल इनक्वालिटी, बाय साइलेंसिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन। तो वॉइसेज को एम्पावर किया है, कैसे किया है, रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फिर कहाँ पे एम्पावर होगी, है ना। सोशल इनक्वालिटी अगर बढ़ाएंगे तब भी फिर तो एम्पावर वाली बात नहीं है, फिर तो एम्पावर नहीं होगा। साइलेंसिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, तो साइलेंसिंग भी नहीं हुआ। उन्होंने एक एक्सप्रेशन करने का ना, कोई भी चीज़ है उसको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सोशल मीडिया ने, जिससे जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेज है उनको वो क्या हुआ, एम्पावर हुई है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, वट इंडस्ट्री हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से कौन सी इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई है, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ोगे, ठीक है ना, एक बार पढ़ जरूर लेना क्वेश्चन को करने से पहले इसको, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या हुई है, प्रभावित हुई है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी ज़्यादा इंपैक्टेड हुई है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इस पर मतलब इम्पैक्ट पड़ा है इसका। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पैसेज था। ये वाला पैसेज है दोस्तों, ये आपका केस बेस्ड पैसेज है, आपको पता है एक सिंपल आएगा केस बेस्ड आएगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ किसके बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डायबिटीज़ के बारे में है। तो एक बार इसको आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आप एक थोड़ा पार्ट यहाँ पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो 66 में लिखा है कि डायबिटीज़ क्या है, एक डिफाइंड एज बेस्ट एज, डायबिटीज़ क्या है, एक फैमिली है ब्लड इन्फेक्शन की, एक मेटाबॉलिक डिसीज है जो कि लो ब्लड शुगर के द्वारा करेक्टराइज करी जाती है, एक थ्रोट डिसऑर्डर है, एक फिजिकल डिसऑर्डर है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मली अफेक्ट द वे ऑफ योर body uses blood sugar, your main source of energy. To understand diabetes you have to start from the beginning with your food। तो एक बार थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये दोस्तों क्या है कि मेटाबॉलिक डिसीज है, कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड शुगर से रिलेटेड है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैसेज ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आप इजिली कर लोगे ढूंढ के, ठीक है ना। इफ़ योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन यू हैव, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो आपको क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 या जॉन्डिस या आयरन डेफिशिएंसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाइप 1 टाइप 2 के बारे में यार ये लिखा है, टाइप 1 टाइप 2 के बारे में देखो, दिस कैन हैपन व्हेन योर पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब आपका पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 होगी जब सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद 68 क्या है, डायबिटीज़ दोस्तों शुगर इनटेक ऑफ फूड से रिलेटेड है। दोस्तों ये सही बात है, अगर आप पैसेज पढ़ोगे पैंक्रियाज का सीक्रेशन है जो नाइट के टाइम दोस्तों कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर आप पैसेज पढ़ोगे ये भी दोस्तों सही बात है, ठीक है ना। तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे देखते हैं, रुको, सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज, एक बार इसको देखते हैं। सीक्रेशन तो दोस्तों यहाँ पे कम नहीं होता, इसने क्या लिखा है, डायबिटीज़ रिलेटेड है दोस्तों शुगर, ये तो ठीक है। डायबिटीज़ जो है किससे रिलेटेड है, शुगर इनटेक से रिलेटेड है। सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट, सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट। तो इसको एक बार चेक करते हैं, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, ठीक है ना। तो सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज कहीं पे यहाँ पे होगा एनर्जी इनटू, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यू ईट मोर योर पैंक्रियाज मोर इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम, you need to the your body remove excess of blood store liver and muscles when you run low on fuel your body release। तो इसमें कहीं होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे इंसुलिन मास्टर की एट, ये रहा नाइट वाला, टू सिंप्लीफाई मेंटेन दिस प्रोसेस सच एज एट नाइट व्हेन यू स्लीप pancreas relies a low level of insulin on a constant when necessary such as meal your pancreas increases insulin supply to meet demand। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, नाइट के टाइम पैंक्रियाज इंक्रीज कर देता है इंसुलिन सप्लाई को जैसे भी डिमांड होती है। तो इंक्रीज है यहाँ पे, डिक्रीज नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ फर्स्ट वाली सही है, दूसरी वाली सही नहीं है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद 69, ग्लूकोज फ्रॉम फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन आवर डैश। दोस्तों फूड से क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, वो किस चीज़ में होता है, हमारी लीवर में एब्जॉर्ब होता है, किडनी में, स्टमक में, ब्लड स्ट्रीम में। तो भी आप दोस्तों पढ़ोगे तो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एब्जॉर्ब इनटू ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 70, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पैराग्राफ 1 में लिखा है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। वैसे तो आपको पता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट बोलते हैं, कन्वर्ट होना ना, कन्वर्ट होना। तो पैराग्राफ फर्स्ट में आप देख भी सकते हो, ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ट लिखा होगा, ठीक है ना, मतलब ये लिखा होगा कन्वर्ट, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लिखा होगा इसमें, तो कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कन्वर्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 70 का। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, क्योंकि पैसेज तो आप लोग कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नेदर ऑफ द टू बॉयज डैश डन इट। अब यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा, हैज़, हैव, इज या फिर आर। अब थोड़ा सा इसका दोस्तों करते हैं पोस्टमार्टम। नेदर ऑफ द, नेदर ऑफ द के बाद दोस्तों जब भी यहाँ पे कोई प्लूरल चीज़ आ जाए, नेदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से कोई नहीं, या पांचों में से कोई नहीं, नेदर ऑफ द के बाद कोई भी प्लूरल आ जाए, यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है ना, तो ये पूरा जो मिलके बनता है नेदर ऑफ द प्लूरल नाउन का, नेदर ऑफ द टू बॉयज, तो ये सिंगुलर बनता है कि उनमें से कोई नहीं। तो ये पूरा जो जो ये बनेगा, ये पूरा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पे आएगी सिंगुलर वर्ब। अब फर्स्ट वाली वर्ब सिंगुलर है, दूसरी प्लूरल है, थर्ड वाली सिंगुलर है, फोर्थ वाली प्लूरल है, तो दो ऑप्शन आपके आ सकते हैं, तो हैज़ आएगा, इज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है डन, डन है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ या तो हैज़ आता है, या हैव आता है, या हैड आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास हैज़ यहाँ पे बचा हुआ है, हैव तो प्लूरल है तो वैसे भी नहीं आएगा, तो यानी इज तो नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। तो नेदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन इट, तो हैज़ डन आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड की फॉर्म है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हैज़, हैव, हैड के साथ ही यूज़ होती है, तो सिंगुलर आएगी, और हैज़, हैव में से कुछ आएगी, तो हैज़ ही सिंगुलर है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है द कंडक्टर डैश फॉर एन आवर। कंडक्टर है दोस्तों, है ना, एक आवर से, एक घंटे से क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ से देखना है सिंस या फोर आ गया, सिंस या फोर जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि किसका सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो बीन वर्किंग। अब यहाँ पे हैज़ ही लिखा है, हैड, हैव तो लिखा नहीं है, और हैव तो वैसे भी नहीं आएगा, कंडक्टर सिंगुलर है तो हैज़ ही आएगा। हैड यहाँ पे नहीं लिखा है, तो अगर पास्ट में होता तो, अब ये यानी कि प्रेजेंट की बात है, तो हैज़ बीन वर्किंग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो सिंस फोर से आपको पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है बीन, है ना, हैज़, हैव बीन या हैड बीन आता है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। हैज़ हैव आता है प्रेजेंट में, हैड आता है दोस्तों पास्ट में, ठीक है ना, और विल हैव, शैल हैव बीन आता है फ्यूचर में। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही था हैज़ बीन वाला, तो यही आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 73, यू आर क्वाइट वेल, आप बहुत अच्छे हो। यू डैश नॉट गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे हो, तो ये तो साफ पता चला यहाँ पे नीड आएगा। यू नीड नॉट गो टू दी डॉक्टर, है ना, यू नीड टू गो, नोट टू गो टू दी डॉक्टर आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना, तो नीड आ जाएगा यहाँ पे। हमें तो मेन मतलब यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, क्या है, तो नीड आ जाएगा, ये तो आसान था। उसके बाद 74, दोज हु हैव रिटन द एसे कैन गो होम, द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा कि जिन्होंने एसे लिख लिया है वो घर जा सकते हैं। अब इसको करना है दोस्तों इंडायरेक्ट में चेंज। द टीचर सेड पास्ट में है, तो द टीचर सेड आएगा यहाँ पे, ये तो सही सेम आ जाएगा। दैट आएगा, ये भी बात सही है, ठीक है ना। अब टीचर ने कहा कि जिनका ऐसे हो चुका है वो जा सकते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है पास्ट में, तो इस सेड वाली चीज़ भी प्रेजेंट से किस में बदल जाती है, पास्ट में बदल जाती है। ये दोस्तों हैव रिटन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये बन जाएगी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बनने के लिए यहाँ पे आएगा हैड, तो हैड रिटन इन दो ऑप्शन में है, तो निचले दो ऑप्शन में तो हैव और हैज़ है, दो तो कट गए, फर्स्ट दो बचे। अब फर्स्ट दो में से कोई एक होगा। अब फर्स्ट दो सब कुछ सेम है, कैन और कुड का फ़र्क है। अब कैन भी दोस्तों जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है ना, तो कैन का भी कुड बन जाता है, क्या बन जाता है, कुड बन जाता है। तो द टीचर सेड दैट दोज हु हैड रिटन द एसे कुड गो होम, कुड गो हो आएगा, हैड आएगा और कुड हो जाएगा कैन का, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75,
सी सेड टू मी डू यू नो हर। सी सेड टू मी, सेड टू का बन जाता है टोल्ड, लेकिन कब बनता है टोल्ड, जब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है सिंपल होता है, लेकिन ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में टोल्ड नहीं बनता, आस्क्ड बनता है, तो सी आस्क्ड मी आएगा पहली बात तो, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ वेदर दोनों में से कोई भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या डू यू नो हर, उसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो हर। तो जब भी यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाए सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SON 1 2 3। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी मी। तो यू का बनेगा मी के अकॉर्डिंग, मी कौन हूँ मैं, तो मैं का तो सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ पे आएगा आई, तो आई दोनों में सेम है, ठीक है ना। अब सैड है यानी कि पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ये चीज़ भी पास्ट में हो जाएगी, है ना। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों डू यू नो हर, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नो का बनेगा न्यू, तो आई न्यू, और हर का तो हर ही आएगा, आई न्यू हर, ठीक है ना। सी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हर, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। आई आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पे यू था, तो मी के अकॉर्डिंग, है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई बनेगा। न्यू क्यों आया, सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट में है, सैड है ना, यहाँ पे सैड है तो पास्ट में चेंज होगा। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 76 करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग एक्विजिशन की, एक्विजिशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACQUISITION, ये होती है, और ऐसी स्पेलिंग ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 77 है दोस्तों, सी सैड टू मी ओपन द विंडो। अब सी सैड टू मी ओपन द विंडो, सैड टू का टोल्ड बन जाता है, लेकिन जब सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ओपन द विंडो, ये इंपेरेटिव होता है। कैसा होता है, इंपेरेटिव। अब उसने कहा ओपन द विंडो, सब कुछ सेम है लास्ट में, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सी सेड टू मी ओपन द विंडो, सी एडवाइज मी टू ओपन द विंडो, ये सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ये सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, ये सी ऑर्डर मी टू ओपन द विंडो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जब भी इंपेरेटिव होते हैं ना, इनके आगे टू लग जाता है और ओपन द विंडो सेम आएगा, ओपन नहीं आएगा, तो ये तो काट दो, सी वाला तो काट दो। अब दोस्तों उसने मुझे कहा कि खिड़की खोलो, तो उसने मुझे सलाह दी या रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर किया, तो पहली बात तो सलाह तो नहीं दी, ये तो काट दो। अब रिक्वेस्ट कब करेगी, जब वो कहेगी कि प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ लग गया ना, तब समझ लो कि रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे प्लीज़ वाला भी नहीं लगा है, तो ये भी नहीं होगा। अब वो ऑर्डर, उसने ऑर्डर मारा कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, तो उसने ऑर्डर किया, तो शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, तो शी ऑर्डर, ठीक है ना, तो डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझनी है। उसके बाद 78, ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट हिज सन वुड गो टू डैश यूनिवर्सिटी, उसे हमेशा से ये उम्मीद थी कि उसका बेटा एक दिन कहाँ पे जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी लगेगा, एन यूनिवर्सिटी लगेगा, द यूनिवर्सिटी लगेगा, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य से पढ़ता है, तो कैसी साउंड आई है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है तो वहाँ पे क्या नहीं लगता, एन नहीं लगता, एन लगता है वोवल साउंड के साथ, ठीक है ना। द यहाँ पे नहीं लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 79, डैश मोर यू अर्न डैश मोर यू कैन स्पेंड, जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप खर्च कर पाओगे। तो सो मोर यू अर्न, पहला ऑप्शन क्या है, सो मोर यू अर्न, एज मोर यू कैन स्पेंड, ये तो नहीं है, एज मोर यू अर्न एज मोर यू कैन स्पेंड, द मोर यू अर्न द मोर यू कैन स्पेंड, इफ़ मोर यू अर्न देन मोर यू, ये भी बात नहीं बनी। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कहाँ पे सेंस बनी है, द में, द मोर यू अर्न, जितना ज़्यादा आप कमाओगे, द मोर यू कैन स्पेंड, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, एदर यू और आई शुड डैश द लीड, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एदर और या नेदर नोर, इधर और या नीदर नोर जब भी आ जाए, तो और या फिर नोर, यहाँ पे क्या होगा, या तो और होगा या नोर होगा। तो और के बाद देखना आपको कौन सा सब्जेक्ट है, और के बाद है आई। अब यहाँ पे आई है, कुछ भी हो सकता है, और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो आई हो, ही शी इट, कुछ भी हो, ये नहीं देखना, यू वो नहीं देखना, और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आगे वर्ब लगती है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है। तो आई के साथ दोस्तों क्या लग सकता है, आई टेक्स तो नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ ऐसे यस नहीं लगता। टेक लग सकता है, आई एम टेकिंग आ सकता है, ठीक है ना, या आई टुक भी चलो आ सकता है अगर पास्ट की बात हुई। तो मतलब एक ऑप्शन तो आपका कट गया, कौन से वाला, फर्स्ट वाला। अब दोस्तों यहाँ पे शुड भी लगा है। शुड हमारा क्या है दोस्तों, मॉडल, और मॉडल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको याद रख लेना, काम आएगा। क्या बताया था, जब भी मॉडल आ जाए
मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म। यानी टुक नहीं आएगा, सेकंड है, टेकिंग नहीं आएगा, आईएनजी है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी? टेक वाली, तो शुड टेक द लीड आएगा, आई शुड टेक द लीड, तो टेक आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भले ही हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। तो 80 यानी कि इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 पोर्शन हमारे हो चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इंग्लिश में 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। अब देखते हैं दोस्तों मेंटल एबिलिटी का पोर्शन। मेंटल एबिलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन 81, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 31 मई 2020। 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो आपको पहुंचना है 2020 पे, है ना। तो 2020 से पहले क्या आता है? 2019। अब दोस्तों आपको पता है जो 1600 है वो लीप वर्ष है, इसमें ओड डे आएंगे 0, फिर 400 और जोड़ दो, इसमें 2000 बनेगा, इसमें भी ओड डे कितने आएंगे? 0। यानी 2000 तक ओड डे कितने हैं? 0। अतिरिक्त दिन कितने? 0 हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 2001 का 1 जनवरी क्या है? सोमवार है। तो 2001 से लेके 2019 तक टोटल कितने साल बने? 19 साल बने, जिनमें 4 तो लीप वर्ष होंगे, 4 चौके 16 प्लस 15 होंगे दोस्तों सिंपल। अब एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, क्योंकि 366 दिन है तो अतिरिक्त दिन 2 हुए। अब 4 ओड डे है हमारे पास 2019 तक, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे अतिरिक्त दिन हो गए। 15 सिंपल वर्ष हैं, सिंपल ईयर हैं। एक सिंपल ईयर में एक ओड डे होता है, तो 15 में 15 हो गए। तो 15 और 8 कितने बने? 8 और 5 13, 23। तो 23 ओड डे बने 2019 के 31 दिसंबर तक। अब 23 को 7 के साथ डिवाइड करो तो 7 या 21, 2 बचेगा आपका रिमाइंडर। तो यानी दोस्तों 2019 के 31 दिसंबर तक कितने सिर्फ ओड डे बचे? 2 ओड डे बचे, ठीक है ना। अब करते हैं आगे। अब हमें क्या देखना है? 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मई 2020 तक क्या बचेगा। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, 2 ओड डे। अब दोस्तों जनवरी आएगा पहले, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई का पूरा महीना आएगा, 31 तक देखना है। अब जनवरी में 31 दिन होंगे तो 3 ओड डे बचेंगे, क्योंकि 28 और 3 31 है। अब ये 2020 है, 2020 भी दोस्तों लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 दिन हो गए तो 1 ओड डे बचेगा फालतू। मार्च में 31 होते हैं तो 28 और 3 31, 3 बचेंगे। अप्रैल में 30 दिन है तो 28 2 30, 2 दिन बचेंगे ओड डे। अब मई में दोस्तों 31 का पूरा महीना है, 31 तक जाना है, तो 28 तक तो कंप्लीट। अब 29 30 31, तो यहाँ पे कितने दिन आ गए? 3 ओड डे आ गए। अब इनको गिनो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, और इसको भी जोड़ दो, 12 और 2 14, तो 14 ओड डे बचे। कितने बचे? 14, है ना। इसमें 7 माइनस करो, 7 आएगा, है ना। ये डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो जब भी दोस्तों रिमाइंडर या तो 0 बचता है या ओड डे की संख्या 7 आ जाए, 7 दूनी 14 आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, तो कौन सा दिन होता है? 7वें नंबर पे रविवार होता है, संडे होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका संडे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82। 82 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट वट टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock इन ए क्लॉक द मिनट एंड आवर एंड हैंड्स बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी दोस्तों किसी भी घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों क्या संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो ऐसा कब होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ घड़ी, ये बन गई घड़ी, ठीक है ना। अब इसमें बना लेते हैं थोड़ा टाइम, ये 9 है, यहाँ पे कहीं 8 होगा, तो 8 और 9 के बीच में कब दोस्तों घड़ी की सुइयाँ जो वो क्या होगी? संपाती होगी। जब 8 बजेंगे दोस्तों, 8 बजेंगे तो मिनट की सुई 12 पे होगी, घंटे की सुई होगी 8 पे, ठीक है ना। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 बढ़ेगा आगे और ये मिनट की सुई भी यहाँ पे आगे बढ़ेगी। तो थोड़ा हम एक बार बढ़ा करके इसको समझाता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो ये दोस्तों 9 है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो 8 है, ये यहाँ पे सुई है। अब 8 की सुई तो यहाँ पे है, ठीक है ना, घंटे वाली सुई। अब ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी जब दोस्तों ये दोनों संपाती हो जाएंगी। मिनट की सुई दोस्तों 12 पे है, ये भी घूम के दोस्तों यहाँ पे आएगी जब संपाती हो जाएगी। अब एक बात आपको देखोगे यहाँ पे कि जो 8 वाली सुई है ना, और जो हमारे यहाँ पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है, अगर हम इनको 8 से स्टार्ट करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जो मिनट वाली सुई है दोस्तों, वो 12 से लेके 8 पे आई, तो 40 मिनट इसने फालतू क्या है, मतलब कि 40 मिनट इसने फालतू क्या है कवर किया है घंटे की सुई से। अब अगर आप यहाँ पे दोस्तों हमें टाइम निकालना है, तो एक बात तो आपको पता है, जो भी टाइम आएगा 8 बज के समथिंग आएगा, तो 8 बज के कुछ मिनट होंगे, हमें निकालने मिनट, हमें क्या निकालने मिनट।
और मिनट भी दोस्तों इतना तो आपको पता है 40 मिनट से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब ये 12 से 8 पे आएगी तो 40 मिनट तो तभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या हुआ, अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। मान के चलो 8 से 9 बज गए, 8 से क्या बजे 9 बजे, तो जो घंटे वाली सुई है वो 12 से 12 पे आ जाएगी, और मिनट वाली सुई 12 से 12 पे आ गई, घंटे वाली सुई 8 से 9 पे गई। अब इनके बीच में जो समय का अंतराल हुआ, कितना इनके बीच में अंतराल हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। चलो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, 12 मान के चलता हूँ। मान लो पूरे 12 बजे थे, तो 12 से 1 बजना है, तो 12 वाली जो सुई थी मिनट वाली वो वापस 12 पे आ गई, ठीक है ना। और जो घंटे वाली सुई थी वो चलेगी 1 पे, 1 पे। जो टोटल इनके बीच में जो टाइम बचा वो 55 मिनट का अंतराल बचा, क्योंकि जो 5 मिनट है दोस्तों, ठीक है ना, जो 5 मिनट है, या आप ये समझ सकते हो अगर एंगल की बात करें, टोटल 360 डिग्री एंगल होता है ना। 30 डिग्री एंगल ये थोड़ी कम इसमें घूमी, यानी कि 12 से जब 1 पे आई, ठीक है ना, या मिनट में अगर हम समझेंगे, 12 से 1 पे आई घंटे वाली सुई, 12 से 1 पे, ठीक है ना। और जो मिनट वाली सुई थी वो 12 से 12 पे आ गई। तो जब दोस्तों जो हमारी मिनट वाली सुई ने पूरा चक्कर कंप्लीट किया 12 मिनट का, उस टाइम जो घंटे वाली सुई 1 पे आ चुकी थी, तो 1 से 12 तक तो कितना मिनट बनते हैं, 55 मिनट बनते हैं। यानी कि 60 घंटे में इनके बीच में कितना डिफरेंस आ जाता है, 55 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, 55 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो 60 में, ठीक है ना, 55 मिनट का डिफरेंस आया, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट का डिफरेंस, 1 मिनट में कितना डिफरेंस आएगा, 55 मिनट में आया 60 का, तो 60/55, 60/55। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 40 मिनट क्या है, 40 मिनट जब ये पहुँचेगा, जो ये घड़ी की सुई थी हमारी 8 से दोस्तों, घड़ी की सुई थी दोस्तों 12 से 8 पे आई, 40 मिनट यहाँ पे आई, तो उस 40 मिनट में दोस्तों जब ये मिनट वाली सुई 8 पे पहुंची 40 मिनट में, उस समय घंटे की सुई दोस्तों कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। तो वो कितना आगे बढ़ेगी वो कैसे निकालेंगे, देखो 40 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, 1 मिनट में बढ़ती है 60/55, कितना बढ़ती है, 60/55। इसको थोड़ा सा मैं काट देता हूँ, 1 मिनट में बढ़ती है 60/55, यानी कि इसको काटेंगे तो 12/11 आएगा। अब 40 मिनट में कितनी बढ़ेगी, गुना 40 कर देंगे, तो 12 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों, 12 चौके, यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 दूनी 8, तो 12 चौके 48, तो 480/11 आएगी। अब 480/11 को काट दो, 480/11 को काट दो, तो 11 चौके 44, फिर दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे 40 बचेगा, फिर 11 3 33, फिर 7 बचेगा, तो 7/11, 43 7/11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 43 7/11 मिनट पे वो दोनों मिलेंगी। ये आप डायरेक्ट भी दोस्तों याद कर सकते हो, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है याद करने का, जब भी दोस्तों आपके पास कोई भी टाइम आए, जैसे 8 और 9 के बीच में आए, या 7 और 8 के बीच में आए कि घड़ी कब मिलेगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली 12/11 आपको याद रखना है, और इस 12/11 को किसके साथ गुना करना है, जैसे कि 8 है, तो 8 पे जब भी मिनट वाली सुई पहुंचेगी तो 40 मिनट बनेंगे, तो 40 के साथ गुना कर दो। अगर आपको 60 और 8 के बीच में बताना है, तो 7 पे पहुंचेगी तो 7 पंजे 35 मिनट बनेंगे, तो 35 के साथ गुना कर दो। अगर आपको 6 और 7 के बीच में बताना है, तो 6 पे 30 मिनट बनते हैं, तो 30 के साथ गुना कर दो। तो जब 30 के साथ गुना करके इसको सोल्व करोगे ना, तो वो वाले मिनट आएंगे जहाँ पे वो दोनों संपाती होगी, मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 43 सही 7/11 आया, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको पहले कंसेप्ट पता है वो तो इजीली समझ सकते हैं, अदरवाइज नए सिरे से कंसेप्ट समझाना उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ती है। तो 8 घंटे 43 सही 7/11 मिनट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आपको मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है ना। 12/11 के साथ जो भी मिनट होगा, है ना, जैसे 8 पंजे 40 है तो 40 के साथ गुना कर दो, 6 और 7 के बीच में 30 से करना पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में 5 के 20 से करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब 83 देखते हैं दोस्तों। 83 में क्या है, कुछ आपको फिगर दी हुई है यहाँ पे सीरीज में, तो यहाँ पे बताना है सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सी फिगर आएगी। पहली फिगर में दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करो। अगर आप दोस्तों पैटर्न ध्यान से समझोगे थोड़ा सा, इसका जो सबसे बाहर फिगर है ना वो सबसे अंदर चली गई। सबसे बाहर वाली फिगर कहाँ पे चलेगी दोस्तों, सबसे अंदर चलेगी, ये वाली 6 भुजा वाली। और जो मतलब कि जो इसके बाहर अंदर थी, वर्ग था, वो बाहर आ गया, यानी सबसे बाहर वाली बस अंदर जा रही है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे बाहर दोस्तों क्या था, वर्ग था, वो सबसे अंदर चला गया, ठीक है ना। इसका मतलब सर्कल अब की बार सबसे अंदर आऊगा, सर्कल अब की बार सबसे अंदर होगा जो भी यहाँ पे आएगी। तो इसमें सर्कल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सर्कल है। तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई आपका आंसर सही है। अब सर्कल तो दोस्तों अंदर चला गया, तो बात सही है। अब सर्कल के बाहर क्या था, यहाँ पे वर्ग था, वर्ग के बाहर फिर ये 6 साइड वाली आकृति आएगी, और फिर सबसे बाहर आएगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सबसे बाहर है, इसमें है। फिर 6 साइड वाली आकृति बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्ग भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी वाले में थोड़ा गलत है, इसमें जो 6 साइड वाली फिगर है वो नहीं दी है, तो डी तो नहीं होगा, फर्स्ट ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो पैटर्न को समझना है,
तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है, फिगर सीरीज दी है तो पैटर्न आपको समझना है, फिर यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों इसको बीच वाले को देखो, एक बार ये इस साइड था, फिर इस साइड, फिर इस साइड, 90 डिग्री घूम रहा है ना। पहले ये इस साइड था, फिर इस साइड हो गया, फिर इस साइड, अब की बार इस साइड होगा। यानी कैसे बनेगा, डार्क वाले इस साइड हो गए, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो दो ऑप्शन आपके कट हो गए, फर्स्ट और थ्री, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए, फर्स्ट और थ्री। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इनको देखते हैं जो इस साइड में सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये सिंबल सेम रहा, ये सिंबल सेम रहा, लेकिन जो ये दो वाले सिंबल थे ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ये दोस्तों ये वाला तो आ गया यहाँ पे, जो सर्कल था वो चला गया इस पोजीशन पे, और जो ट्रायंगल था वो चला गया इस पोजीशन पे, यानी कि ऊपर वाले आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इससे बाद क्या हुआ। अब की बार दोस्तों क्या हुआ, ये वाले तो सेम रहे, आप देख सकते हो। अब की बार ये वाले इंटरचेंज हो गए, पहले ये इंटरचेंज हुए तब ये इंटरचेंज हो गए। अब की बार फिर क्या होगा दोस्तों, जो सर्कल जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर है, और जो यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल है, तो सेम रहेंगे। अब की बार ये वाले चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा सर्कल और यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल। यहाँ पे तो ट्रायंगल ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा स्क्वायर। अब ऐसे ऐसा आप आकृति आपको ढूंढनी है। नीचे स्क्वायर दोस्तों इसमें है, ट्रायंगल इसमें है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल भी है, और ये तो हमने पहले देख लिया था। ये तो मतलब कि जो ये डिज़ाइन है तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, तो 4 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी जिससे कंप्लीट हो जाए। तो ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप पैटर्न को देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपको ये बनाना पड़ेगा, इस टाइप से, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी, और फिर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर बड़ा करके दिखाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे फिगर बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे, फिर एक ऐसे लाइन आएगी, फिर दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा, तो इस टाइप से शेप बनेगी। और इस टाइप से शेप आप देख सकते हो सेकंड वाले में है, किस में दोस्तों, सेकंड वाले में इस टाइप की कुछ शेप, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 86 क्या है दोस्तों, एक घड़ी, किसी घड़ी की मिनट की सुई है जो, और घंटे की सुई है, उसके बीच में कोण बताना है कब, जब 4:20 हो रहे हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये क्या बनाई हमने घड़ी, 12, 6 है ना, 3, और यहाँ पे सभी बना लेते 3 और 4। अब हुआ क्या दोस्तों, 4:20 हुए हैं। अब 20 मिनट है तो बड़ी सुई तो आएगी यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे तो 15 होगा पर, है ना, यहाँ पे 15 होगा, 20 पे आएगी, 4 पे आएगी, ठीक है ना। मान लो ये 12 है, ठीक है ना, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, तो बड़ी सुई तो आएगी दोस्तों 4 पे, ये आपको पता होगा। अब जो घंटे वाली सुई है दोस्तों 4:20, तो 4:20 यानी 4 और 5 के बीच में कहीं भी होगी घंटे वाली सुई। अब इनके बीच में एंगल आपको बताना है कितना होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, देखो क्या समझना है। सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, जो घंटे की सुई है, कौन सी सुई है, घंटे की सुई है। घंटे की सुई जब 1 घंटा होता है तो 12 से 1 पे आ जाती है, और 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 3 डिग्री, 30 डिग्री का कोण है। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करती है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 60, 30/60 यानी 1/2, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना घूमेगी दोस्तों, 1/2 डिग्री। अब दोस्तों जब ये 4 पे थी तो 20 मिनट बाद कितना आगे चले जाएगी, 1 मिनट में जाती है आधा डिग्री आगे, तो 20 मिनट में कितना आगे जाएगी, तो 20 के साथ गुना कर दो, तो 20 को आधे के साथ गुना करेंगे तो 2 10 20, 10 आ जाएगा। 20 मिनट में अगर हमने क्या कहा कि 1 घंटे में जाती है 30 मिनट आगे, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 60 मिनट में 30 हो गया, तो 1 मिनट में होगा 30/60, है ना। यानी कि 30/60 भी क्या कहेंगे हम, 1/2। तो हमें तो 20 मिनट आगे गई है, वो 4:20 हुए, तो 20 मिनट में जाएगी, 20 मिनट आगे, तो 20 के साथ गुना कर दो, तो 2 10 20, तो 10 डिग्री आगे चली जाएगी। तो 10 डिग्री कौन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, कितना डिग्री, 10 डिग्री कौन हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन से साल में 366 दिन है, यानी कि लीप वर्ष कौन सा, वो आपको बताना है। तो जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, अब यहाँ पे तो सभी क्या है, यहाँ पे सभी शताब्दियाँ है, तो 400 से जो पूरा डिवाइड होगी वो लीप वर्ष होगी। तो 19 नहीं होगा, 400 से 1900, 1200 हो जाएगा, 400 से 4 3 12 है ना, 1200 हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। 1200 है जो 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष होगा, ठीक है ना, बी वाला। उसके बाद 88 कोडिंग का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काट लाइट का मतलब है स्ट्रो हैंडल, ठीक है ना, और प्लग लाइट का मतलब है टोज हैंडल।
तो काट लाइट स्ट्रो हैंडल, प्लग लाइट टो हैंडल। तो लाइट का मतलब तो फिर यहाँ पे हैंडल होगा, क्योंकि काट लाइट में भी स्ट्रो हैंडल आया है और प्लग लाइट में भी हैंडल आया है। तो दोनों में क्या सेम है, लाइट लाइट और हैंडल हैंडल। तो लाइट का कोड तो हो गया हैंडल, इसका मतलब फिर काट का कोड होगा स्ट्रो, काट का कोड क्या होगा स्ट्रो, और प्लग का कोड होगा टोज। अब इसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि काट के लिए कोड वर्ड आपको बताना है, तो काट के लिए तो स्ट्रो हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, एक दोस्तों वर्ड लिखा है समर, इसका कोड है रनर, विंटर का बताना है। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। समर SUMMER समर, इसका क्या बना रनर, RUNNER रनर, ठीक है ना। एस से एक कम चला गया RS, तो W से एक कम आएगा VW, U का U रहा तो VI का I रहेगा। M से एक बढ़ गया MN हो गया, तो N से एक बढ़ेगा N का बाद आता है O, और T से एक बढ़ेगा T के बाद आता है U। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या था, E का रहा E, तो यानी कि यहाँ भी E का E रहेगा। R का रहा R, तो R का रहेगा R। तो VIOUER यानी कि B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों पैटर्न देखना है क्या लगा है, वही पैटर्न आपको यहाँ पे लगा देना है। तो VIUER ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, विंटर के लिए कोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सिटी सी है जो कि टू द साउथ ऑफ सिटी बी, सिटी बी के साउथ में है। अगर ये बी है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है ना, इसके दक्षिण में है। उसके बाद शहर ए है जो शहर सी के उत्तर में है, और जो सिटी ए है वो नॉर्थ में है सिटी सी के। अब सी के नॉर्थ में है, अब सी के नॉर्थ में यहाँ भी हो सकता है और थोड़ा और ऊपर भी हो सकता है, यानी इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब इसने कहा है कि शहर बी के संबंध में शहर ए की दिशा क्या है, यानी कि डायरेक्शन क्या है किसकी, ए की, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। अब ये नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। अब इसने एग्जैक्ट नहीं बताया कि सी से कितनी ऊपर है, सी से बी के भी ऊपर है या सी से थोड़ी इसके बीच में है, तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे पता नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक आकृति दी है, तो कौन सी आकृति है जो इसको पूरा करने पे बनेगी वो आपको बताना है। तो इसका सीधा कुछ फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप इसको मिला के देख लो। तो कुछ इस टाइप की शेप बनी है, इस टाइप की, तो इस टाइप की शेप अगर आप देखोगे दोस्तों, कुछ इस टाइप की शेप ये बी में आपको दिखेगी, बस थोड़ा क्या उल्टी हुई है यहाँ पे, है ना, मतलब कि उल्टी कर रखी है। तो जब आप इसको घुमाओगे ना बी वाले को, तो यहाँ पे ऐड जुड़ जाएगी ये, तो मतलब ए वाले ऑप्शन में जो भी शेप दिया ना आपको ए वाले में, तो वो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट बैठेगी, तब ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसको घुमा के लगाओगे, ये तो बिल्कुल ही अलग बनी हुई है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ए वाला फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 92 में आपको बताना है जो ये आकृति किस में छिपी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें तो कहीं नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें दिखेगी यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में छिपी है, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 93 में आपको बताना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में सबसे पहले तो पी देखो, पी है ना जो, वो लेफ्ट राइट यानी ऐसे घूम जाएगा, इसमें भी ऐसे, इसमें भी, तो दो ऑप्शन कट गए, तीसरा चौथे में अलग है, तो यानी कि दो ऑप्शन बचे हैं, ये तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा पी के वजह से, है ना, यानी 3 और 4 कट गए। अब ये आर और के देखो, के चला जाएगा इस साइड और हो जाएगा इस टाइप से, और आर का दोस्तों बन जाएगा कुछ इस टाइप से, तो के और आर इस टाइप से होंगे, ये फर्स्ट में है, ठीक है ना, सेकंड में ये भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला दोस्तों आपका मिरर इमेज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 94 में आपको बताना है ये वाली आकृति किस में छुपी है। ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे छिपी है ए वाले में, है ना, इस पोर्शन में छिपी है ए वाले में, तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है कि ये आकृति इसके टुकड़ों से कौन से बनेंगे। इसमें एक त्रिभुज है 3 भुजा वाला, एक और त्रिभुज है 3 भुजा वाला, एक और 3 साइड वाला है। इसमें दोस्तों कितने 4 साइड हैं। अब यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज, इसमें 5 साइड होगी, कितनी 5, तो ये तो काट दो, 5 वाला नहीं होगा। उसके बाद 3 साइड 4 साइड ये हो सकता है, 3 साइड 4 साइड ये भी हो सकता है, 3 साइड 4 साइड ये भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाली शेप कितनी है, 4 साइड वाली, ये वाली हो सकती है, और आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इसी जैसी दिख रही है। अगर आप देखोगे ना, ये शेप सेम टू सेम इसी जैसी दिख रही है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है और इसमें थोड़ा भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये वाली शेप है कुछ इस जैसी, ये वाली शेप कुछ इस जैसी है, और ये जो शेप है ये कुछ इस जैसी है, और ये तो आपको दिख गया इस जैसी है। तो यानी कि अगर आप देखोगे इसके जो पार्ट्स हैं ना, ये आपको बी में दिखाई दे रहे होंगे, कि इसमें बी वाली सेकंड
जो आकृति है उसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो यानी कि दोस्तों सेकंड ही इससे बनी है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96। अब 96 देखो, ये भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग वाला। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। उदय और जो विशाल है चौराहे पे खड़े आमने सामने बात कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने उन्होंने मुंह किया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, विशाल की जो शेडो है ना, विशाल की जो शेडो है वो लेफ्ट में है उदय की। तो उदय का फेस किस साइड है, ध्यान से समझना। एक चौराहे पे खड़े हैं उदय और विशाल। विशाल की छाया है जो उदय के लेफ्ट में है, उदय के ठीक बाईं ओर। सबसे पहले तो मॉर्निंग के टाइम जो सन होगा वो ईस्ट साइड होता है, तो शेडो जाएगी इस साइड, शेडो जाएगी इस साइड। अब जो ये शेडो है दोस्तों, ये किसके बाएं साइड है, किसके बाएं साइड है, देखो विशाल की जो छाया है उदय के बाईं साइड है। अब उदय के लेफ्ट साइड है, तो उदय का मुंह फिर इस साइड होना चाहिए ताकि उसका लेफ्ट इस साइड होए और राइट इस साइड। तो उदय का मुंह तो किस साइड है, इस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना, तो विशाल किस साइड होगा, फिर विशाल किस साइड होगा, साउथ की तरफ, क्योंकि दोस्तों विशाल की छाया इस साइड पड़ रही है जो कि उदय के लेफ्ट साइड है। तो उदय के लेफ्ट साइड है, तो उदय का मुंह किस साइड होगा, नॉर्थ की तरफ। किसके साइड, नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ। तो इससे इसमें यही पूछा है कि उदय का मुंह किस साइड है, तो किस साइड हो जाएगा, नॉर्थ साइड हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। वह विकल्प आपको चुनना है जो इसकी दर्पण इमेज हो, इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है। तो मिरर इमेज बतानी है इसकी। तो देखो दोस्तों, दो कैसे बनेगा, सबसे पहली बात तो दो बनेगा इस टाइप से। ए है दोस्तों वो सबसे राइट में चला जाएगा और दो आ जाएगा सबसे लेफ्ट साइड। जो राइट होता है वो लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, आपको पता है। ठीक है ना, सेकंड हो सकता है इसमें ए आया है, ये भी नहीं होगा, इसमें 1 आया, ये भी नहीं होगा। तो ए दोस्तों एक ही में आया है राइट साइड, फिर एन एस, फिर ये 4 3 उल्टा हो गया, 4 3, फिर क्यू, फिर 1 2 उल्टा हो गया। तो सेकंड वाली ही इसकी इमेज बनेगी, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बताना है कि जो भी आकृतियाँ दी हैं इनसे कौन सी शेप बनेगी। इसमें 4 साइड है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 4 4 और 3 5। इसमें 4 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे 4 4 3 5 यहाँ पे है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 3 3 3, तो यहाँ पे तो 4 वाली ही नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। इसमें 3 साइड है, 3 साइड है, 3 साइड है और यहाँ पे 4, इसमें 5 वाली नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 साइड है, 5 साइड है, 3 और 3, ये हो सकता है। दो ऑप्शन हमारे कट गए साइडों से, कौन कौन से, दूसरे और तीसरे। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इस टाइप की शेप देखो किसमें मिल रही है आपको। यहाँ पे जो 5 वाली है कुछ इस टाइप की है, यहाँ पे जो 5 वाली है वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है ना, जो 5 साइड वाली शेप है ना वो कुछ इस टाइप की है अगर आप देखोगे, और इसमें कुछ इस टाइप की है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 5 साइड वाली है ना दोस्तों, इसमें तो बिल्कुल ही अलग बनी हुई है क्योंकि इस टाइप से बनी है, इस टाइप से। ठीक है ना, जबकि बननी चाहिए कुछ इस टाइप से। लेकिन अगर आप दोस्तों देखोगे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में कुछ ना कुछ दोस्तों इसी टाइप की, हल्की फुल्की कुछ इसी टाइप की है, हल्की फुल्की कुछ इसी टाइप की है। तो फर्स्ट वाले में दोस्तों ये सही बनी है। और जो ये वाली है, जो ये वाली शेप आपकी, ठीक है ना, जो ये वाली शेप अगर आप देखोगे वो कहाँ पे बनेगी, ये बन जाएगी। ये वाली शेप आ जाएगी कुछ इस टाइप से और ये ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो फोर्थ का जो इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे 98 में, फर्स्ट में दोस्तों लगभग ज़्यादा चांस बन रहे हैं इसके बनने के। अदरवाइज तो दोस्तों किसी में भी नहीं आपको मिलेगी, फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फोर्थ में जो ये शेप दिख रही है ना आपको, ये इसमें है ही नहीं, तो फोर्थ इसका के होगा भी नहीं। तो फर्स्ट में दोस्तों इसका चांसेस है बनने के। ठीक है ना, फर्स्ट में। बाकी जो कट गए आपके ऑप्शन तो एक ही बचा, जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट में आपका हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों पंच होल वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसको दोस्तों इस साइड मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा, ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इसको ट्रायंगल बनाने के बाद क्या किया गया, ऐसे ट्रायंगल देखते हो यहाँ से कट लगा इस टाइप से और एक गोला। जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहली बात तो एक कट आएगा तो कुछ इस टाइप से इस साइड आएगा, है ना, और यहाँ पे आएगा गोला। फिर खोलेंगे दोस्तों, फिर 2 गोले यहाँ पे आ जाएंगे, यानी फर्स्ट एक का गोला 2 हुए, फिर 2 के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के दोस्तों कितने बन जाएंगे, 8 गोला, है ना, हर बार डबल हो जाते हैं। तो 8 गोले आएंगे और बीच में दोस्तों क्या बनेगा, स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। बीच में क्या बनेगा, स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो 8 गोले और बीच में स्क्वायर टाइप का। तो दोस्तों आप देख सकते हो साइडों में 8 गोले इस फोर्थ वाले में दिया है। इसमें 8 तो है, लेकिन इसमें दोस्तों इस टाइप से आने चाहिए गोले, गोले कुछ इस टाइप से आने चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे बीच में आना चाहिए एक स्क्वायर टाइप का। तो आप देख सकते हो फोर्थ वाले में ही ऐसा दिया है। तो फोर्थ वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा 99 का। ठीक है ना, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों ये भी दोस्तों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, मोड़ने वाला। थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, इसको जब हम इस साइड मोड़ेंगे, मोड़ दिया, ठीक है ना,
तो मोड़ने पर कैसा बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसको जब हम मोड़ेंगे तो मोड़ने पर कैसा बनेगा, तो देखो कैसा बनेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, इस टाइप से है, और यहाँ पे लिखा है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। जब मैं इसको मोड़ूंगा तो मोड़ने के बाद जो ये वाली शेप है ना, मुड़ के ना कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और जो ए इस साइड है ये उस साइड जाके इस साइड ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये टी बन जाएगा और ये ए बनेगा, ये टी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। क्योंकि जो ए है ना वो इस टाइप के इस साइड जाके ना कुछ ऐसा होगा इस साइड, तो मतलब कि फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, इसमें तो अलग बना है, सेकंड वाला भी नहीं होगा और इसमें भी बिल्कुल अलग बना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 ऑप्शन कट गए। और जो ये वाली शेप है ना दोस्तों, ये वाली जब इस साइड जाएगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी, तो इसमें तो नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो दी हुई है, चलो मान सकते हैं, इसमें भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है ना। तो फिर भी दोस्तों आपका 3 वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। 3 वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टी और ए बन जाएगा कंप्लीट। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 100 था। तो हमारे दोस्तों जो मेंटल एबिलिटी है उसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है मेंटल एबिलिटी के। और साथ ही दोस्तों ये भी बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि 100 में से आपके जल्दी से काउंट कर लीजिए, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया था, तो अगर आपको ये पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथियों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए ताकि उन सब का भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।